क्या हर कोई बंदा बिजनेस कर सकता है या उसको आप ये भी गाइड कर सकते हो कि नहीं भाई बिजनेस आपके लिए बना ही नहीं है? हर कोई बिजनेस के लिए सूटेड नहीं हो सकता है। कुंडली है ये तय करेगी कि वो बिजनेस के लिए बना है या नहीं बना है। फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है, वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है कि वो बिजनेस आपके लिए सूटेड है तो उसका फ्रेंचाइज भी आपके लिए सूटेड हो। लेकिन आपको फ्रेंचाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अगेन आपकी कुंडली का भाव तय करेगा, कुंडली के ग्रह तय करेंगे। मैंने बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पे रखा हुआ, करता रहता उस बिजनेस का मैं हूँ। जो किस्मत चलेगी वो वाइफ की चलेगी या जो ऑपरेटर है उसकी चलेगी। बिजनेस लीगली कौन ऑन करता है? नियति का कोई इंपॉर्टेंट रोल है। हम जिन इंसानों से मिलते हैं, चाहे उनसे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे या बुरा रहे, कहीं ना कहीं इसमें डेस्टिनी का प्ले होता है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। जो आने वाला जो अभी ग्रह दशा है उनके पाप के हिसाब होने का समय आ गया है, बचेगा कोई नहीं। हम लोग इंडिया में स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमी वाइज या मनी वाइज हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। दशक में अगर देख लें तो हमारा जो जीडीपी का नंबर है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। हम ऑलमोस्ट नंबर 4th इकोनॉमी पहुंच गए हैं और जिस रास्ते पे है नंबर 3rd पहुंच जाएंगे। नोएडा एक टाइम पे स्कैम का हब हो गया था। कॉल सेंटर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अभी जो हम जिस ग्रह दशा में बैठे हैं, जो शनि देव और गुरुदेव की जो स्थिति है, जितने अनएथिकल बिजनेसेस हैं सबका हिसाब हो। ऑलरेडी मैं डिसाइडेड हूँ कि मुझे ये बिजनेस तो करना ही करना है। मुझे इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है जो बिजनेस के हिसाब से होता है। कि मान लीजिए कि कुछ सही नहीं बैठेगा, कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट बिजनेस में लेना चाहते हैं या लाइफ में भी लेना चाहते हैं ना, तो कभी भी डिपेंडेंसी क्रिएट मत करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में द योगेश एंड प्रणव शो के। हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ खास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो ये एपिसोड है मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम लोग बेसिकली जो मेन हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, समहाउ इन्वॉल्व हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिजनेस में, उन सब टॉपिक्स को आज बिजनेस से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसलिए आज अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छे नोन इंडिया के एक्सपर्ट सिद्धार्थ एस कुमार जी हमारे साथ में हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो स्वागत करते हैं सर आपका हमारे पॉडकास्ट पे। जी थैंक यू। तो सर सबसे पहले मतलब हम लोग इस टॉपिक के साथ में स्टार्ट करना चाहेंगे। आज की डेट में बहुत सारे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, राइट, और उनके चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। जो हम भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें पता है कि बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन जो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, लेट्स सपोज मुझे अपना एक नया वेंचर स्टार्ट करना है, मैं आपके पास में आया तो अब एक डेट निकालूंगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे, तो उस डेट की क्या वैल्यू है आपके हिसाब से, और आप उसको एस्ट्रो के वे में देखेंगे या न्यूमरो के वे में देखेंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं बिजनेस करने के बारे में या जब बिजनेस करने कोई आ रहा है, तो वहाँ सबसे पहले जो जरूरी चीज़ को समझने की बिजनेस करना क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ आइडियाज़ की कमी नहीं है। कभी भी कोई इंसान या कोई भी पर्सन जब बिजनेस की सोचता है, उसके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा एफर्ट इसी पे लगाता है कौन सा बिजनेस मैं करूँ। और इस समय में क्या है, दोस्तों से पूछा, फ्रेंड से पूछा, या आसपास के जानकार लोगों से पूछा, या देखा कि भाई दूसरी जगह पे कौन सा बिजनेस चल रहा है, वो करते। अब ये जो पूरा का पूरा तरीका है ना, ये फ्लॉड है। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जिनका पहला बिजनेस या दूसरा बिजनेस अच्छा नहीं चलता है और अगला बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। वो है चॉइस ऑफ बिजनेस। तो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो सबसे पहले आपकी मदद कर सकती है, वो मदद कर सकता है ये ढूंढने में, ये पहचानने में कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। तो क्या हम उस केस में हम ऑप्शन अपने एंड से देते हैं या आप हमें रेकमेंड करते हो कि नहीं आपको ये बिजनेस करना चाहिए, या फिर आप एक एरिया बता देते हो, आप उस एरिया में से चूज कर सकते हैं? एक और क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करूंगा साथ ही के अंदर कि क्या हर कोई बंदा बिजनेस कर सकता है या उसको आप ये भी गाइड कर सकते हो कि नहीं भाई बिजनेस आपके लिए बना ही नहीं है? हाँ, चलिए दोनों ही चीज़ों को आंसर करते हैं। सबसे पहले आपके वाले से शुरुआत करते हैं कि उसका आंसर छोटा रहेगा। देखिए, क्या हर बंदा बिजनेस कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। बिजनेस करने के लिए और जॉब करने के अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर बंदे को बिजनेस के एस्पेक्ट की तरफ सोचना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी वजह है। जब आप अपने जॉब के लैडर में आगे बढ़ते हो ना, तो एक समय के बाद आप वर्चुअली P&L ओन करने लगते हो कि भाई आपका जो जॉब है, जॉब ना रह के बस आपको सैलरी मिल रही है, बट है वो बिजनेस है। क्योंकि वर्चुअली पूरा बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना है, लोग आपको देखने हैं, लॉजिस्टिक्स आपको देखने हैं, एडमिन आपको देखने हैं। तो वर्चुअली आप एक मिनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चला रहे होते।
खासकर अगर आप कंसल्टिंग कंपनीज में हैं तो वहाँ पार्टनर तो वर्चुअली बिजनेस ही रन कर रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हर कोई बिजनेस के लिए सूटेड नहीं हो सकता है। तो ये उसकी जो कुंडली है ये तय करेगी कि वो बिजनेस के लिए बना है या नहीं बना है। अब आते हैं दूसरे वाले हिस्से में कि भाई हमें पता चलेगा कि भाई बिजनेस करना है। जब हम सेक्टर की बात करते हैं, कौन सा एरिया करना चाहिए, ये कभी भी सिर्फ मेरा फैसला या सिर्फ पर्सन का फैसला नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों को मिल के एक सिनर्जी बनानी पड़ेगी। दोनों को मिल के सिनर्जी बनाने की मतलब कि ये 10 ऑप्शंस हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट है, जिनमें मेरा इंक्लाइनेशन है। अब ये जो ऑप्शंस जिनमें आपका इंटरेस्ट और इंक्लाइनेशन है, उसमें ये वाला ऑप्शन आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ट है। अगर हम नॉर्मली देखें, किसी इंसान की बात करें ना, तो आपका ध्यान या अट्रैक्शन हमेशा 2 चीज़ों की तरफ जाएगा। पहला, वो चीज़ें जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, जिसको आप अपनी लिस्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। दूसरा, वो चीज़ें जो आपके लिए नुकसानदायक है, वो भी आपको अट्रैक्ट करेंगे, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। यहीं पे एस्ट्रोलॉजर का रोल आता है कि आपको समझाना कि भाई आपकी जो लाइक ऑफ चॉइसेस है या जो प्रायोरिटी है, इसमें इसको आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये तो बात नहीं कि जब यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब मान लिया कि जब बिजनेस सेलेक्ट हो गया, तब आता है कि शुरू कब करें। अब शुरू कब करें, वो जो डेट है उसका फैसला पंचांग करता है कि एक मुहूर्त आएगी कि भाई उस दिन व्यापार आरंभ होना है या नहीं होना है। या आप रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाएंगे तो देखिए, रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ जब बिजनेस में जाते हैं ना, तो हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन डेट कंट्रोल नहीं कर सकते। हम फाइलिंग डेट तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, बट लेकिन जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ही आपको रैंडमली एलोकेट करेंगे, तो वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हाँ, हम तय क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें तय कर सकते हैं। एक, कि हम अपने फॉर्म किस दिन फाइल करें। इसका फ़ायदा ये है कि भाई आप की चीज़ें आसान रहें और आपको ज़्यादा हैसल ना आए। दूसरा क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस में जा रहे हैं, तो जो आपका जैसे नेम रिजर्वेशन है, ये सब पहले से करवा के रख सकते हैं, ताकि आपका जो फाइनल सबमिशन है वो आपने सही मुहूर्त के लिए होल्ड किया। दूसरा, अगर आप कोई अपना रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं या ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना चाहते हैं या सोशल मीडिया पेज लॉन्च करना चाहते हैं या कोई ट्रेलर वीडियो लॉन्च करना चाहते हैं, वहाँ हमारे पास सब कुछ है कंट्रोल में। हम डेट, टाइम, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ अक्सर जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें एक सवाल आता है, हम ही क्यों करें, भाई हमसे पहले किसी ने किया है क्या। तो मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि दुनिया में कभी भी कोई इंडस्ट्री ग्रो किया है ना, तो वो हमेशा ग्रो किया है क्रॉस इंडस्ट्री लर्निंग में, कि आप दूसरी इंडस्ट्री से क्या सीख सकते हो। जैसे जब हम दूसरी इंडस्ट्रियों से चीज़ों को सीखते हैं, जैसे आज सिंपल बात करें कि आप सब दोनों टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो हमारा 6 बेल्ट सिग्मा है या बाकी जितनी भी क्वालिटी सर्टिफिकेशन आए, सारे आए दूसरी इंडस्ट्रीज से, चाहे वो ऑटोमोबाइल से आया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से आया। क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे वो रिजल्ट डिलीवर कर रहा था। और यहाँ मैं एक चीज़ हमेशा सबको बोलना चाहूँगा कि आपको सीखने की ज़रूरत है बॉलीवुड से, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जिसने इस सिस्टम को, इन मोडालिटीज़ को 1-2 साल से नहीं, दशकों से फॉलो किया है और सिग्निफिकेंटली रिजल्ट लिया है। तो एक क्रॉस इंडस्ट्री लर्निंग शायद हमें बॉलीवुड से इम्बाइब करने की जरूरत है। और सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है दुनिया में ग्लोबली, वो सबसे ज़्यादा अर्ली अडॉप्टर थे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के। तो वहाँ से हमें क्रॉस इंडस्ट्री ऑलरेडी एविडेंस इस्टेब्लिश्ड है कि ठीक है, वहाँ काम किया है तो यहाँ भी काम करेगा। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। आप रेफरेंस वाइज अगर हम देखना चाहें तो जैसे नेम चेंजेस हम देखते हैं कि बॉलीवुड से बहुत सारा उठ के आता है, या फिर कई बार हम देखते हैं कि बेसिकली बहुत पर्टिकुलर डेज में वो लोग काम करते हैं। तो कुछ और रेफरेंस आप देना चाहेंगे ऐसे जो पॉपुलर बॉलीवुड के रेफरेंसेस हों? अगर मैं बातचीत करूं, मेरे को आपकी इस बात से याद आया, जैसे एकता कपूर का वो बहुत बड़ा फेमस हुआ कि उनका कोई भी जो होगा वो के से ही स्टार्ट होगा। एकता कपूर या इवन राकेश रोशन की, ऋतिक रोशन के जो फादर है, उनकी जितनी भी आप मूवीज देखते हो वो के से ही स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि नो वन साइज फिट ऑल। एक ऐसा साइज जो सबको फिट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से ये फैसला करना पड़ेगा कि आपके लिए सूटेड क्या है। जो किसी के लिए विष का काम कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है, वो किसी के लिए अमृत भी हो सकता है। तो कोई पैंसिया नहीं है। हाँ, हैविंग सेड सो, अगर फिर भी अगर हम एक मोटे तौर पे देखें तो यहाँ मैं डेट की जगह पे दिन बताना चाहूँगा, वो होगा थर्सडे और फ्राइडे।
थर्सडे एक ऐसा दिन जिसको जुपिटर रूल करते हैं, फ्राइडे एक ऐसा दिन जिसको वीनस रूल करते हैं। ये किसी भी ऑस्पिशियस काम की शुरुआत के लिए, बिगिनिंग के लिए एक अच्छा दिन होता है। ध्यान रहे छोटे मोटे चीज़ों के लिए, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है, तो आप हमेशा एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेकर उसको चूज करें। बट अगर आपको एडवाइस नहीं है तो मोटे तौर पे इनको आप चूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इस दिन के अंदर भी हर दिन के कुछ घंटों के हिस्सों को हम अलग अलग होड़ा में डिवाइड करते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गए जहां आपको होड़ा पता चल जाएगा कि आज इस समय, जब हम मान लिया अभी जिस समय हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस समय कौन सा होड़ा है, तो वो होड़ा आपको पता चल जाएगा। तो आपने होड़ा देख लिया, तो आपको जुपिटर और वीनस का होड़ा चूज करना है। जुपिटर और वीनस का दो ऐसा होड़ा है जो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा। हाँ, इसका यह है कि अगर वो काम आपके लिए सही नहीं है तो ये काम होने भी नहीं देगा, आपको किसी न किसी प्रकार से उसको डिले करा देगा, ताकि इस पे वो नियति कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेती, वो बहाने क्रिएट करा देंगे। तो ये मोटे तौर पे चूज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ऑप्शन है, फ्रीडम है, तो हमेशा डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से ही चूज करके हमको एक डिसीजन लेना चाहिए। राइट। तो एक पॉइंट में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमें ना कुछ चॉइस ऑफ सिलेक्शन करना चाहिए, मतलब 8-10 ऑप्शन हमने जैसे बना लिए, उसमें से हमने अपना डिसाइड कर लिया। जैसे एस्ट्रोलॉजर बैठे, आप बैठे, मैं बैठा हूँ, हमने मिल के डिसाइड किया। अब जहाँ पे ये डिसाइडेड होता है कि नहीं यार, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस आइडिया मेरे को आ गया, ये नाम मैंने सोच लिया, देन मैं आपके पास गया, मतलब ऑलरेडी मैं डिसाइडेड हूँ कि मुझे ये बिजनेस तो करना ही करना है, मुझे इसमें बहुत अच्छा नॉलेज है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है जो बिजनेस के हिसाब से होता है। उस केस में मतलब अगर आपको लगा कि मान लीजिए कि कुछ मतलब सही नहीं बैठेगा, तो वहाँ पे क्या रेमेडीज होती हैं या क्या, कैसे आप उसको देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, और मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट बिजनेस में लेना चाहते हैं या लाइफ में भी लेना चाहते हैं ना, तो कभी भी डिपेंडेंसी क्रिएट मत करिए, एक लिमिटेशन मत क्रिएट करिए कि मुझे यही करना है, ये नहीं करना है। या तो आप पूरे तल्लीनता के साथ लीजिए या फिर बिल्कुल मत लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, कि आप उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट को यूज कर पाएंगे। जब आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि मुझे यही करना है, तो वहाँ पे क्या है ना, आपने एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के पर्पस को भी छोटा कर दिया, एक बैरियर क्रिएट कर लिया, और वो बैरियर सिर्फ आपके माइंड में है। हाँ, वो मुझे एक्चुअली वो मुझे लग रहा है कि कामयाब होगा, बट समहाउ वो है नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, मान लिया कि जैसे ये कहाँ पे आता है, जैसे मान लिया मेरा फैमिली बिजनेस है कि मैं जनरेशनली ये बिजनेस कर ही रहा हूँ, और मेरे लिए पहला चॉइस ऑफ जनरेशनल बिजनेस में बहुत कम है। वहाँ क्या करें? वहाँ 2-3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि भाई आप अपने नाम पे बिजनेस ना करके किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे बिजनेस लिख करो, जो लीगली उस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसको वो ज़्यादा सूटेड है। पहली चीज़ तो ये है। इसलिए आप अभी भी देखेंगे बहुत सारे अपने दिल्ली में, गुड़गांव में फैमिली बिजनेसेस हैं जो फादर या ग्रैंडफादर के नाम पे ही चल रहा है, बच्चों के नाम पे कोई बिजनेस आया ही नहीं। कई बार मदर के नाम पे कुछ परसेंटेज होता है, पे हुआ वो चल रहा है बिजनेस उस हिसाब से। अगर मान लिया कि वो भी संभव नहीं है, कि भाई वो संभव नहीं है, मुझे अपने नाम पे ही करना है, तो वैसी स्थिति में फिर जो आपकी बिजनेस है, ऑब्वियसली बात है, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। और मैं Day 1 कंसल्टेशन में ये चीज़ समझाता हूँ कि हम एक ऐसी उड़ान में चल रहे हैं जहाँ हवा हमारे खिलाफ है। हवा हमारे खिलाफ है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका जो लॉस ऑफ द बिजनेस है वो कम हो, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके एंड पे जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, उस पर आपको डिलीजेंट रहना पड़ेगा। अगर आप डिलीजेंट रहेंगे तो हम चीज़ों कर सकते हैं। उपाय जरूर होंगे, रेमेडीज जरूर होंगे, बट हम नियति को बदल नहीं सकते। हम नियति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे प्रे कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए फेवरेबल बने। तो वहाँ पर रेमेडीज ही होंगे जो करेगा हमको। दूसरा क्या हम कर सकते हैं कि जो आपके चॉइसेस हैं, कि ठीक है, जो मेरा, जैसे मान लिया कि मैं बिल्डर हूँ, मुझे बिल्डिंग का काम करना है, तो मैं जो अपने प्रोजेक्ट के नाम हुआ या प्रोजेक्ट को जब लॉन्च करूँगा, इनके डेट्स को तो कस्टमाइज़ कर सकता हूँ ना। तो जो सब्सिक्वेंट डिसीजन है उनको मैं कस्टमाइज़ करने लगूँ। तो अब अगर मैंने सब्सिक्वेंट डिसीजन को भी कस्टमाइज़ करने लगा, तो मुझे उन डिसीजन की जो अच्छाई है वो मुझे लाइफ में मिलने लगेगा। जैसे नॉर्मली अगर मैं अगेन फिल्म का एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम फिल्म की बात करते हैं ना, तो एक सिंपल मुहूर्त से लेके फिल्म की एक्चुअल शूटिंग तक, और शूटिंग ख़त्म होने के बाद उसके चाहे गाना रिलीज करना हो, चाहे ट्रेलर रिलीज करना हो, चाहे टीजर रिलीज करना हो, हर चीज़ कस्टमाइज हो रहा है। तो और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आपको बस एडवांस प्लान करके इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक इसी सीरीज में मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है।
अलग अलग फ्रेंचाइजी है, किसी के पास मैकडी की है, किसी के पास KFC की है, किसी के पास कोई और है, उस केस में क्योंकि ऑब्वियसली वो बिज़नेस तो डिसाइडेड है, किसी और ने डिसाइड किया है, मैंने तो सिर्फ उस बिज़नेस का एक फ्रेंचाइजी ले लिया, वहाँ पे तो मेरे एंड से कुछ भी डिसाइड मुझे लगा, तो क्या वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है उसको सक्सेसफुल करने के लिए? इसको आंसर करता हूँ। अगेन जो फ्रेंचाइज आप ले रहे हैं तो फ्रेंचाइज आपके लिए सूटेड है या नहीं है, यस, ये अपने दिस इज आप में माय एक सवाल क्वेश्चन। है। ये अपने आप में एक सवाल है, Yes. और ये सिमिलर सेम तरीके से आंसर होगा कि वो बिजनेस आपके लिए सूटेड है तो उसका फ्रेंचाइज भी आपके लिए सूटेड होगा, एंड सेक्टर वाइज। लेकिन आपको फ्रेंचाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अगेन आपकी कुंडली का भाव तय करेगा, कुंडली के ग्रह तय करेंगे कि आपको वो वाला मॉडल सूट करता है कि नहीं करता है। तो रूल्स दोनों जगह सेम रहेंगे। हाँ, फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस में फ़ायदा ये है कि आपको अगर थोड़ा बहुत सूटेबल नहीं भी है ना, तो उन चीज़ों को मॉडिफाई करना आसान है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली आप बिजनेस को ओन नहीं कर रहे हो। अगेन फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस में डिपेंड करेगा कि आप जिस फ्रेंचाइज मॉडल में जा रहे हो वो कैसे है। जैसे बहुत सारे मॉडल हैं जहाँ कंपनी ही ओन करती हैं और कंपनी ही उसको ऑपरेट करती है, आप बस एक फेस बन जाते हो। दूसरा आता है कि नहीं भैया सब कुछ आप ओन करोगे, बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं, तो उन मॉडल के हिसाब से आपको एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर को भी इवॉल्व करना पड़ेगा जो मैच करे, बट बेसिक जो क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ रूल है वो सेम रहने वाला है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ये बताया बिजनेस के अंदर अगर मैंने बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पे रखा हुआ और पूरा का पूरा करता रहता उस बिजनेस का मैं हूँ, तो जो रूल चलेगा, जो किस्मत चलेगी, वो वाइफ की चलेगी या जो ऑपरेटर है उसकी चलेगी? दोनों की चलेगी। अच्छा, यहाँ पे भी ये आप गाइड करते होगे कि इस बिजनेस को आप इसके नाम से करो, अपने नाम को मत रखो। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा यहाँ पे। आज से 4-5 साल पहले मेरे कंसल्टेशन में कोई आए कि मैंने ऑलमोस्ट सबको कंसल्ट कर लिया है, बट मेरे बिजनेस का कुछ हो नहीं पा रहा है, चल तो लॉस में रहा है, और उनका कुछ मतलब वो क्या बोलता हूँ, जो प्लास्टिक टंकियाँ होती हैं उनका अपना बिजनेस था, चेन था। मैंने बोला भाई जब आपने सबको कंसल्ट कर ही लिया तो भाई ऐसा क्या है कि बिजनेस नहीं चल रहा है। उन्होंने सारा फी भी जमा करके अपना डिटेल विटेल भेज दिया। मैं सोचूं भाई डिटेल तो बड़ा अच्छा है इसका, बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है आखिर। फिर मैंने उनको बोला एक काम करिए, अभी तो बिजनेस है किसके नाम पे, और वहाँ से परतें खुली। बिजनेस एक्चुअली उनकी दादी के नाम पे था। दादी जब तक थी तब तक बिजनेस चला। जिस दिन दादी चल बसी, किसी ने नाम चेंज करने पे मेहनत किया नहीं, वो बिजनेस का फिर डाउनफॉल होने लगा। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ है कि जहाँ वो पर्सन इस अर्थ पे नहीं रहा, उसका कोई रियल शरीर तो है नहीं, तब आपको देखने पड़ेंगे भाई क्या है। और यहाँ पे कैच वही है कि हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बिज़नेस लीगली कौन ऑन करता है और चला कौन है, क्योंकि जो सबके CEOज होते हैं या जो उसका फेस बनेगा उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे बहुत बार आप देखेंगे, चाहे वो इन्फोसिस हो या गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, यहाँ भी बहुत सारे CEOज आए हैं जहाँ पे बिजनेसेस डाउनफॉल्स होते हैं, या बहुत सारे CEOज आए हैं जहाँ एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करता है। दोनों के पीछे वजह क्या, जो CEO है या जो उस बिज़नेस का जो फेस बनेगा उसकी जो कुंडली है वो उस बिज़नेस के साथ जुड़ जाएगी। अगर CEO उसके साथ सूटेड है, मतलब बिजनेस के साथ, तो ग्रो कराएगा, सूटेड नहीं है तो नहीं कराएगा। इसलिए मतलब ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी अभी ऐसी कंपनियां हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ले रही हैं हायर करने के लिए। मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला था। इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने प्रैक्टिकली अपने कैरियर के अंदर देखा कि अभी तक जो हायरिंग थी वो रेज्यूम बेस्ड पे नहीं रही। मेरी हायरिंग रेज्यूम बेस्ड पे नहीं रहती, क्योंकि पहले फोटो जाएगा, फिर फोटो के बेसिस के ऊपर होगा, हाँ अब इसको इंटरव्यू के लिए बुला लो, अब नॉलेज चेक करेंगे। देखिए मैं इसको आंसर करता हूँ। यहाँ पे ना दो तरह के विचार हो सकते हैं। एक, काफ़ी लोगों का मत हो सकता है कि भाई ये तो एक स्यूडो साइंटिफिक मेथड है, हम इसको क्यों यूज करें। देखिए मैं हमेशा एक्चुअली बोलता हूँ इसको छुपा के यूज करना थोड़ा गलत है। अगर आपको एथिकली यूज करना है तो आप कैंडिडेट को बताओ कि भाई दिस इज़ माई मेथड, हम इसको करते हैं। इफ़ यू रिलाई टू इट, बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर वो आपके लिए कल्चर फिट है ही नहीं, क्योंकि आप दोनों का थॉट अलाइन नहीं कर रहा। किसी कंपनी ने जरूर बिल्कुल बोला कि भाई हम लोग ऐसे ही वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारी कंपनीज हैं, इनफैक्ट मतलब चाहे इंडिया हो। एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना। हम इंडियंस की ना आदत है या एक नेचर ट्रेट है, हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी जज करते हैं, और यही जजमेंट का एक डर है कि जिसकी वजह से लोग बिजनेस में एस्ट्रोलॉजी को यूज नहीं करना चाहते या नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर है मन में कि कहीं मुझे कोई पब्लिक आउटक्राई तो नहीं मिलेगा, कहीं लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे। बट हकीकत ये है, आप 10 में से 8 बिजनेसमैन को उठाएंगे,
वो ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा उसको यूज करते हैं। भले ही वो इंसान ऑन कैमरा आके आपको आंख में आंख डाल के बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं तो इसको नहीं मानता, ये तो होता ही नहीं है, बट जैसे कैमरा बंद हुआ वो उसको बिलीव करता है, वो उसको मानता भी है। तो यहाँ भी है, तो बिल्कुल जो हायरिंग्स हैं वो हो रहे हैं। इनफैक्ट मतलब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, पिछले 25-30 सालों में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने साइकोमेट्रिक असेसमेंट पे काम किया, अच्छे अच्छे टेस्ट्स बनाए, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए और जिसको ग्लोबली लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लगता नहीं है, दिस इज समथिंग विच आई बिलीव, कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर है वो एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट का हिस्सा है, कि जो आप इंसान की जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं उसके वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की कर रहे हैं। जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट है वो उसके रियल थॉट पैटर्न को कर रहा है। आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्विक कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट को नहीं कर सकते। वो एक सब्जेक्टिव डिसीजन ऑफ एक्सपर्ट है और यहाँ आप उसको, वो मैनिपुलेटिव नहीं है। तो वो आपको किसी इंसान के रियल आइडेंटिटी को समझने में मदद करता है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी भी कंपनीज हैं जो भले ही पब्लिक में नहीं हैं, जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ या जो काम कर रहे हैं कि कैसे हम पूरी की पूरी साइकोमेट्रिक जो इवोल्यूशन है उस पूरे के पूरे साइकोमेट्रिक एवोल्यूशन को ही एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ दें, मिला दें और शायद एक वर्जन 2.0 ऑफ साइकोमेट्रिक एवोल्यूशन सोचे, जहाँ पे इंसान का माइंड हो या उसका बॉडी हो या उसका सोल हो, तीनों को हम इवेलुएट कर सकें। हाँ, जो आपके इंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ हैं या मिड लेवल एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे ये उतना पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो एक हिंड्रेंस होगा। लेकिन जो आपका बहुत क्रिटिकल वैल्यू एसेट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, CXOs हैं, वहाँ पे इतना आपका है करते हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अपने को फाउंडर्स को जब ले रहे हैं या किसी को प्रमोट कर रहे हैं या किसी को अपनी फाउंडिंग टीम में हायर कर रहे हैं, वो पूछते हैं या देख लेते हैं क्या है भाई, मेरे पास 2 बंदा है जो दोनों इक्वली क्वालिफाइड है, इक्वली क्रेडेंशियल है, इक्वली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर मेरा एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर बोलता है कि भाई ये वाला पर्सन मेरे लिए ज़्यादा सूटेड है, मैं उसको क्यों ना चूज करूँ। इसमें सर नियति का कोई इंपॉर्टेंट रोल है? जैसे आपने बताया ये जो 2 हैं वो भी तो भेजे नियति के ही थ्रू। बिल्कुल। देखिए मैं इसको आंसर करता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं। यानी हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की बात कि हम जिन इंसानों से मिलते हैं, चाहे उनसे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे या बुरा रहे, कहीं ना कहीं इसमें डेस्टिनी का प्ले होता है। अब दुनिया के लोगों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, और यहाँ मैं एक बड़ा नया टर्म डिफाइन करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आध्यात्मिक इंटेलिजेंस भी हमारे पास होना चाहिए। अब जो आपका स्पिरिचुअल एबिलिटी है या जो आपकी स्पिरिचुअल कोसेंट है, वो जितनी मजबूत होगी आपकी, आप उतना ज़्यादा अपने फ्री विल को यूज कर पाएंगे। फ्री विल का मतलब आप अपनी इच्छाओं को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। न चाहते हुए भी पिछले 25-30 सालों में हमारा जो ये वाला हिस्सा है वो कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर हो गए। और ये दूर हुए थे, अब है नहीं। जो नेक्स्ट जनरेशन है, खासकर जो जेन जी है या जेन अल्फा है, ये एक ऐसा जनरेशन हुआ है जो अपने प्रीवियस जनरेशन को भी धत्ता बता रहा है और इन चीज़ों पे बिलीव कर रहा है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जो आगे वाला जनरेशन वो बिलीव नहीं करेगा, वो उतना ही ज़्यादा बिलीव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही शिफ्ट है जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन ब्यूटी को हमें लिवरेज करना है, इन ब्यूटी को आइडेंटिफाई करना है और उसको लाइफ में एम्ब्रेस करना है। सिंपल। एक छोटा सा और क्वेश्चन मेरे को ये समझ में आया, बिजनेस एंगल से होते हैं। बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने अपने यहाँ पे नॉन वेज को मना करा है कि आप हमारे इस प्रेमाइसेस के अंदर नॉन वेज नहीं खाओगे। बहुत सारी जगह के हैं जहाँ पे नॉन वेज वो खा रहे हैं। इस चीज़ का भी कोई असर है क्या, वेज नॉन वेज? चलिए इसका आंसर बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, मतलब फिर भी आंसर करता हूँ। देखिए 2 चीज़ें, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास पानी है, मैं एक टैप से पानी लूँ, एक बॉटल में डालूँ और एक ग्लास में डालूँ, पानी तो सेम है बट दोनों में दिखेगा अलग अलग। जो ग्लास का पानी है थोड़ा स्प्रेड दिखेगा, जो बॉटल का पानी है थोड़ा अलग एक लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकली रेंज करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ हम इंसान को डालेंगे वहाँ का हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी का मतलब जो मेरा जगह है, जहाँ मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरा प्रेमाइस है, वहाँ की क्या एनर्जी है,
वो एनर्जी मेरे हर चीज़ को इम्पैक्ट करेगा, मेरे लोगों के परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करेगा, मेरे मशीन्स की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगा, या बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करेगा। अब आते हैं कि भाई जो मेरे हैं, यहाँ दो चीज़ें, काफ़ी लोगों का रिलीजियस बिलीफ है कि भाई हमें नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक भोजन है। बट ये बात फैक्ट है, जो तामसिक भोजन है, चाहे आपके नॉन वेजेज हो, उनकी जो ऊर्जा होती है वो सात्विक ऊर्जा तो नहीं है। अगर वो सात्विक ऊर्जा नहीं है तो वो ऊर्जा को इन्फ्लुएंस करेगा, और वही इन्फ्लुएंस हमें उस परफॉर्मेंस को या हमारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकता है। और मुझे लगता है एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि मतलब हमारे समाज में हम इंडिया की बात करते हैं, अगर जोग्राफिकल जाएंगे तो ऑब्वियसली अलग कंट्रीज़ की अलग डिमांड है, उसमें बहुत सारे लॉजिक्स निकल के आ जाएंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग हमारे आसपास जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं वेजिटेरियन होते हैं, तो समहाउ दे फील कि इसके अंदर भाई मेरा जो क्वेश्चन पूछने का हाँ नहीं बिल्कुल लॉजिक भी था, ये भी इसलिए भी है कि हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे नॉनवेज नहीं है, बट वहीं पे आप जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ वो रेस्टो बार्स हैं, वो तो बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो लॉजिक देखिए, मैं इसको आंसर करता हूँ। दो चीज़ें, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जो फाइन डाइन ब्रांड्स हैं क्या वो एक्चुअली में ग्रो कर रहे हैं। दो चीज़ें, ग्रोथ दिखना और ग्रोथ होने में बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभी हम उस चकाचौंध में उनके रियल ग्रोथ से पीछे हट जाते हैं कि उनका रियल ग्रोथ क्या है। दूसरा, हो सकता है बिजनेस फ्लोरिश कर रहा हो, हर चीज़ एक कॉस्ट के साथ आती है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। वो अगर उसको गलत तरीके से या अनएथिकली या इमोरली ग्रो किया गया है ना, तो उसका जो इम्प्लीकेशन ऑफ दैट कर्म उस ओनर के और ओनर के फैमिली के ऊपर वो आएगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। ये एक सच है जिसको हम सब नकार नहीं सकते कि ब्रिटेन ने इस दुनिया के एक बहुत मेजोरिटी हिस्से पे अपना राज किया है। भारत पे भी काफ़ी लंबा समय तक राज किया है। क्या लगता है कि इससे वो बच गए? नहीं। जब उनका समय था उन्होंने राज किया, जब उनका समय नहीं है तो वो उसको पे आउट भी करेंगे। एक सबसे पहले एग्जांपल देखें, सबसे सिंपल एग्जांपल देखें तो अगर हम उस इंग्लैंड के राजघराने को भी देख लें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो राजघराना एक जेनेटिक डिजीज से सफ़र करता है। जनरेशन बाय जनरेशन वो सफ़र करते जा रहा है। कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक इम्प्लीकेशंस ऑफ लोगों की थी वो आ रही हैं, वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ वहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ हमें दिख रहा है, आज की तारीख में अगर आप यूके की इकोनॉमी को देखोगे वो श्रिंक कर रहा है, और वो कार्मिक इम्प्लीकेशन होगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि आने वाला जो 5 से 7 साल है, इनफैक्ट हम 2025 में बैठे हैं, लगभग 2032 से लेकर 35 तक का जो समय है, मतलब 10 साल का विंडो मैंने पकड़ लिया। इनफैक्ट 35 मैंने थोड़ा लंबा पकड़ा क्योंकि रिकवरी का फेज होगा। खासकर जो टाइम पीरियड आपका 2028 से लेकर 32 तक का जो टाइम पीरियड होगा ना, यहाँ बहुत सारी इकोनॉमीज, बहुत सारी मोनार्क्स कोलैप्स होते हुए हमें दिखने वाली है। 28 से 32 के बीच में जो कभी जिनकी तूती बोला करती है दुनिया में कि भाई हम ही सब कुछ है, कि एक कहावत थी कि भाई ब्रिटिश इंडिया में कभी सूर्यास्त नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा होता है। तो वो जो इम्प्लीकेशंस था, जो आपने काम किए, जो आपने ह्यूमैनिटी पे या जिस भी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें किया, उसका इम्प्लीकेशन आपको भुगतना होगा। और ये सिर्फ यूके की या इंग्लैंड की बात नहीं है, चाहे वो यूके हो चाहे वो यूएस हो, हम दोनों को ही सफ़र होते हुए देखेंगे और हमें देखने का मौका मिलेगा। तो ये इम्प्लीकेशन कहीं गया नहीं। देखिए, नियति हमेशा बैलेंस करती है। हो सकता है कुछ चीज़ों का रिजल्ट इमीडिएट नहीं आता, मुझे लगता है रिजल्ट नहीं मिला, बट रिजल्ट मिलेगा। जो आने वाला जो अभी ग्रह दशा है, खासकर मैंने 28 से लेकर 32 तक का टाइम पीरियड लिया, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को सजेस्ट ठीक कर देगा। और सिर्फ यूके ही नहीं है, बहुत सारे और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो उस मतलब सिंपल सी बात है, एक अगर इतिहास में मैं थोड़ा सा लेके चला जाऊं तो जिन्होंने अपना मतलब 1500 से लेके 1700-1800 तक जिन्होंने पाप किया है, उनके पाप के हिसाब होने का समय आ गया है। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कोई भी हो, स्लोली एंड स्टडली सबका हिसाब होगा, बचेगा कोई नहीं।
इस पार्ट में मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज से एक शिष्य क्वेश्चन पूछ रहा था बेसिकली कि हम लोग इंडिया में स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमी वाइज या मनी वाइज हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, और बाहर के लोग जो हैं वो जैसे हम लोग प्रेमानंद जी भी महाराज भी बोलते हैं कि नहीं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वहाँ पे लोग वही नॉनवेज खा रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक आंसर मिला था जो मुझे लगता है इस क्वेश्चन के साथ में अटैच भी हो जाएगा, और आप अपना ओपिनियन भी अगर आप उसमें दे सकें। तो उन्होंने बेसिकली बोला था जिसको आप देख रहे हैं प्रोग्रेस, या जिसको आप मान रहे हैं अपने हिसाब से कि ये तरक्की है, वो तरक्की नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो एक क्षणिक एक तरीके से कह सकते हैं कि सुख है। जी, तीन चीज़ें। सबसे पहले क्या है ना, अगेन मैं थोड़ा सा जजमेंटल होऊंगा। हमें ऐसा लगता है कि जो बाहरी देश वाले, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। ये एक मिथ है, फैक्ट नहीं। देखिए, हम जो भारतवर्ष में बात करें तो हम एक मल्टी बिलीफ कंट्री है, जहाँ पे सनातन भी है, जहाँ पे इस्लाम भी है, जहाँ सिखिज्म भी है, जहाँ जैनिज्म भी है, और बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ है। अगर हमारे भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी है तो ब्यूटी यही है कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ एक साथ रहते हैं और सालों साल से रहते आ रहे हैं। इसको दुनिया का कोई भी डेमोक्रेसी या कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन कभी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। हर जगह रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे लड़ाइयाँ हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम एक इस मामले में जो भारत भूमि है लकी है, चाहे हम पुराने समय काल में भी देखेंगे, हम एक मल्टी बिलीफ कंट्री हमेशा रहे। जब हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, चाहे यूएस की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे किसी भी कंट्री की बात करें ना, वो एक सिग्निफिकेंट बायस होता है टुवार्ड्स अ पार्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ। तो वो स्पिरिचुअल हैं अपने तरीके से। तो ये सुनना या ये बोलना कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, ये अपने आप में थोड़ा प्री जजमेंट है, हमें उनको देना चाहिए। वो हमारे तरीके से स्पिरिचुअल नहीं होंगे, बट वो अपने तरीके से, अपने मोडालिटी से स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हमें लोग अक्सर आप सुनते होंगे, आप खास बहुत सारे वेस्टर्न्स हैं जो इंडिया का मजाक बनाते हैं कि इंडियन सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वास करते हैं। यहाँ मैं ऐड कर दूंगा, जितने ज़्यादा साइकिक्स वो होते हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर ही हैं, बट वो वर्चुअली स्पिरिट्स के साथ, एंजल्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं, इंडिया से ज़्यादा यूएस में बैठे हैं, या या वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा बैठे हैं, या उनके आप स्पेल्स देखोगे, विचक्राफ्ट देखोगे, ये सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में है। हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग कहीं ना कहीं वहीं का एक बहुत सारी देखिए, होलिस्टिक हीलिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है। उसका पॉजिटिव साइड तो खैर ऑब्वियसली वहीं से आया है, नेगेटिव साइड भी वहाँ से है, तो वो भी उतने ही हैं। बस हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, और ये बड़ा एक थोड़ा सा हम टॉपिक से डाइवर्ट भी कर जाएंगे, कि जो चीज़ें हम देखते हैं वो होगा एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम कभी भी किसी समय को ना किसी एक साइड से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका 3 साइड हमसे छुपा हुआ होता है। अगर हम नॉर्मली एक 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करें, और वही छुपा हुआ है। जब हम देखते हैं कि भाई मान लेते हैं एक हद तक कि ठीक है भाई, वो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, तामसिक भोजन भी कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ क्या है भाई? उनकी जीवन को भी अगर देखेंगे तो जीवन के बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, कहीं ना कहीं वो उसको पे आउट भी कर रहे हैं। उनका जो फैमिली डायनामिक्स है या जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, वो हमारे कंपैरिजन में बहुत बिगड़ा हुआ है, हमारे भारत के कंपैरिजन। या उनका जो हेल्थ वाला एस्पेक्ट है वो बिगड़ा हुआ है। हाँ, हम भी उस रेस में दौड़ रहे हैं कि भाई हमको वाला सीखना है। तो देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री वो दूसरी चीज़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि जैसे हम इंसानों की कुंडलियों की बात करते हैं, वैसे देशों की भी कुंडलियाँ होती, जिसको हम मेदनीय ज्योतिष बोलते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जो देश पे, विश्व पे, सब पे काम करता है, राज्य पे, जिले पे, हर जगह काम किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे एक डार्कर चैप्टर है। जैसे अगेन थोड़ा सा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, हम अपने इंडिया की बात कर लें, पिछले 1 दशक में अगर देख लें तो हमारा जो जीडीपी का नंबर है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। हम ऑलमोस्ट नंबर 4th इकोनॉमी पहुंच गए हैं, और जिस रास्ते पे है नंबर 3rd पहुंच जाएंगे।
ये तो हुआ इसका साइनी साइड, बट इस साइनी साइड का एक पीछे का चेहरा भी है, और वो पीछे का चेहरा है कि हमारा जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ रहा है। अगर हम इंडिया के 200 मिलियन लोगों को हटा दें, जिसको हम इंडिया 1 बोलते हैं, तो हमारा जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो बहुत बुरा होते जा रहा है। मतलब चलेगा टॉप 5% को आप हटा दें इंडिया की आबादी से, तो हमारा वो बहुत बुरा हो रहा है। शायद हम एक 1 लाख से भी, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ऑल दो कितना सच है वो तो नहीं उस पर, तो वैसे अगर एवरेज देखते हैं तो 2 लाख प्लस है, और बट वो जो आप कह रहे हैं 5% को हटाने के लिए, तो वो 1 लाख से भी नीचे आ जाता है। बिल्कुल। तो अब दोनों ही साइड है, तो सेम गोष्ट वहाँ। ऐसा नहीं है कि भाई यूएस में हर कोई बिलियनर है या हर कोई मिलियनर है, ठीक है, इकोनॉमी बड़ी है क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट्स बने थोड़े। उनका एक बहुत बड़ा चीज़ क्या होता है, टाइम बहुत मैटर करता है। उनको जिस समय पे इंडिपेंडेंस मिला वो उनको एक एडवांटेज मिला। हम मानते हैं कि हमें हमारे इंडिपेंडेंस के समय में भी कंट्रीज आई जिन्होंने ग्रो किया, तो उनका अपना एक स्ट्रक्चर था जो जिस वजह से हुआ। बट हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उनका भी पहिया घूमेगा। जो मतलब जितने 1500, 1600, 1700, 1800 के जितने पाप हुए हैं, सबका हिसाब 2000 करेगा। वो अपना टाइम आएगा ना, तो 2000 वाला टाइम आ गया है, तो 2000 टाइम सबका हिसाब करने वाला है। अभी शुरुआत किया है, 28 से 32 के बीच में पहला झलक दिखाएगा, और फिर आगे जाके पूरा हिसाब करता रहेगा अगले मतलब 60-70 सालों में। तो हमें यहाँ पे मैं बस एक पॉइंट, एक छोटा सा इसमें फिर आप, तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि क्या जो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादातर डिस्कशन इज ऑल अबाउट बिजनेसेस। तो अगर हम इंडियन हैं और जो लोग मतलब हम इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमें आध्यात्म प्लस ऑब्वियसली प्रोग्रेस, ग्रोथ जिसको हम लोग बोलते हैं, उस दोनों को कंबाइन करके ही आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से आंसर करूँगा। हम सब लोगों ने तीर धनुष देखा है। जब हम तीर धनुष को चलाते हैं तो जितना उसको पीछे की ओर लेके जाएंगे उतना आगे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो भारत का जो ग्रोथ है ना, ये इसके अतीत में छुपा है। अब मैं बताऊंगा अतीत का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, अतीत की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें रखना है। ऑब्वियस सी बात है, हर समय काल में चीज़ें होंगी जो अच्छी नहीं होंगी, जिसका आज शायद कोई कॉन्टेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस ना हो, वो हमें नहीं भी रखना है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, मैं चाइना का बात कर लेता हूँ। चाइना का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि चाइना की जो इंडिपेंडेंस है हमारे आसपास में ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है। हमारे इतना ही पॉपुलेशन की कंट्री है, अब तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, अब हम उसको ओवर पावर कर रहे हैं। एरिया थोड़ा हमसे बड़ा है, बट वो इकोनॉमिकली ग्रो कर गया और हर माइट में। तो यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि उनका जो ग्रोथ की जो जर्नी थी या जो ग्रोथ का पहिया था, उस पहिए में और हम में क्या कमी रह गई। और इसका सबसे बड़ा जो फासला है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, वो है कि हमने अपने बेसिक्स को छोड़ दिया। अगर आज भी मैं चाइना इकोनॉमी की बात करूं, तो जो चाइना का जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है TCM, वो वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर मैं ओवरऑल ग्लोबल वेलनेस मार्केट को देख लूँ, लगभग 6-7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट होता है। उसमें से लगभग 1.5-2 ट्रिलियन सिर्फ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, सिर्फ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। अगर हम कंपेरेबल इंडिया में बनाएं तो हमारा जो आयुर्वेद है या हमारे जो ज्योतिष है या बाकी जो मोडालिटी है, वो उस हिसाब से ग्रो ही नहीं की। हमने आयुर्वेदा को कभी भी उस लेवल पे सोचा होने ही नहीं दिया। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ यहाँ पे प्राथमिकता ही नहीं दे पाए हम लोग। ऐड करता हूँ। देखिए, भारत कभी भी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे इससे नहीं बनता। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे शहर हैं। अगर मैंने अपने एक शहर को इकोनॉमिकली ग्रो भी कर लिया ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। आज अभी जब हम इसको शूट कर रहे हैं, आप बेंगलोर की हालत देखिए, भाई बाढ़ आया पड़ा है। और बाढ़ किससे आ गया? थोड़ी सी बारिश से। क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो हमें उस मैक्सिमम कैपेसिटी को रिस्पेक्ट करना है। अब यहाँ जरूरी क्या है कि भारत का जो ग्रोथ का रास्ता है, इसमें जो हमारा अतीत है, अतीत का मतलब हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा अध्यात्म, हमारा आयुर्वेदा, हमारा अरोमाथेरेपी, या इनको मैं कॉमन नाम देता हूँ हमारी जो बौद्धिक विरासत है, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, या जिसको भारत सरकार ने एक नाम दिया IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होगा। और मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। जब आज से कुछ साल पहले
योगा डे को यूएन ने एक्सेप्टेंस दिया और इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ, अगर उसके बाद से आप देखेंगे तो हमारे जो योगा के ट्रेनर्स हैं या जो योगा के सेंटर्स हैं, सबकी इनकम ग्रो की। आज जो इंडियन ट्रेंड जो योगा टीचर्स हैं, इनकी ग्लोबली डिमांड है। जब हमने मान लिया, जब हमने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, जब इन कॉरिडोर्स को आपने इस्टेब्लिश किया या इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की, वहाँ पे जो फ्लो टू द लोकल इकोनॉमी है वो अनपैरेलल्ड है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया को अगर ग्रो करना है या एक्चुअली में विकसित भारत का एम देखना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है लोकल इकोनॉमिक जोन्स की। इसको मैं बोलता हूँ एलिजेट्स, कि भारत के हर हिस्से में, हर राज्य में, हर छोटे से छोटे दूर हिस्से में भी ना कुछ ऐसा बौद्धिक विरासत है जिसको हमें सहेजना है। चाहे वो बनारस की साड़ी हो, या फिर हमारे अगर हम मिथिलांचल में चले जाएं तो मखाना हो, या फिर हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो अरोमा थेरेपी हो, या हम नॉर्थ में चले जाएं तो हमारे मंदिर हो। तो हमारे पास भारत के हर राज्य के हर हिस्से में कुछ ना कुछ वहाँ की बौद्धिक विरासत है। यहाँ ज़रूरी है कि हम एक टास्क फोर्स के रूप में इन विरासतों को समझें, पहचानें और इनको प्रिजर्व करें, क्योंकि बहुत सारी विरासतें हैं जो खोते जा रही हैं। जब आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनको आप देखिए कि किसको हम इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं। कि आप अगर इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करोगे तब जाके आपका लोकल इकोनॉमी ग्रो करेगा और यहाँ से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो बिल्कुल आपके सवाल का है कि भारत का जो ग्रोथ का जर्नी है ना, तो जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है या जो हमारा जो अध्यात्म, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारा ज्योतिष हो, चाहे हमारी दूसरी विधाएं हों, इनमें इमेंस पोटेंशियल है। और इनफैक्ट मैं एक नंबर भी दूंगा कि अगर सही से इनको टैप किया जाए तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि भाई ये कर सकता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा ऑफ रेटिंग एजेंसी है कि जहां मैंने ये किया है। तो इसके अंदर एबिलिटी, हाँ, बस जरूरी है हमको इनको पहचानना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, इनको नर्चर करना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल दूं, आज ऋषिकेश में या फिर हरिद्वार में बहुत सारे हमारे वेलनेस सेंटर खुले, खासकर मैं दिल्ली के पास की बात करूं और भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में। जहां भी एक वेलनेस सेंटर खुला है तो सिर्फ उस वेलनेस सेंटर ने पैसे नहीं कमाया, उस वेलनेस सेंटर के आसपास में जो लोग थे, जो ऑटो चला रहे हैं या जो हाँ लोकल बिजनेसेस कर रहे हैं, उनका भी ग्रोथ हुआ है। तो जब भी एक कोई सेंटर आता है तो जो भी कोई वेलनेस इकोनॉमिक जोन्स, जो भी कुछ वेलनेस का कुछ बनता है, तो वहाँ पे वो पूरा इकोसिस्टम को ग्रो करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँगा कि जो अध्यात्म का हिस्सा है, कि भाई देखिए सीधी सी बात क्या है ना, अध्यात्म को इवॉल्व करने की ज़रूरत है कि उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी अच्छाई है, वो रिटेन हो, और कैसे उसको हम आज की तारीख में कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड में रिटेन कर पाए। दुनिया के जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं, जितने साइकोलॉजिस्ट्स हुए हैं अच्छे जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने कुछ मोडालिटी बताई हैं, आप एक सिंगल किताब का नाम नहीं ले सकते हो जिसकी चर्चा या जिसका प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में नहीं था। हाँ, जिस फॉर्म में उन्होंने बताया है उस फॉर्म में हमारे शास्त्रों में नहीं होगा। तो उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो एक प्रिमिटिव फॉर्म में, एक क्रूड फॉर्म में अवेलेबल था, उसको उन्होंने समझा, जाना और एक नए रूप में उसको इवॉल्व करके प्रेजेंट किया। तो ये जो प्रेजेंटेशन था हमने नहीं किया। अगर हमने नहीं किया मतलब हमने उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को खोया है, और हमें इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को पहचानने की ज़रूरत है। बहुत सारे आज के डेट में जो यंगस्टर हैं, हम क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस के एस्पेक्ट्स में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऑब्वियसली वेलनेस सेंटर आपने मेंशन किया, मतलब हमें एक आंसर ये भी मिल रहा है कि अध्यात्म एक रास्ता है जिसके बेसिस पे भी आप बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं। एक रिसेंटली हमारे एक नोन है जिनका पित्तल के नाम से, वो पित्तल के बर्तन का उनका बिजनेस है, तो वो भी उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं, और एक और आलिया भट्ट ने भी एक ब्रांड को फूल करके एक ब्रांड है, उसने भी बेसिकली आध्यात्मिक प्रोडक्ट्स को पकड़ के, तो जो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके
सारे रिप्लाई में उनके क्वेश्चंस का जवाब है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे बड़ा ऐड करूँगा आपके डिस्कशन को बिल्ड करते हुए, कि जब हम अध्यात्म को देखते हैं तो अध्यात्म अपने आप में एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आज तक इसलिए आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, और एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ भी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ कैश है। कैश इज़ द किंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अनफॉर्चुनेट है बट सच है। और यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ मतलब हमने एक एग्जांपल ले लिया, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पीतल के बर्तन हो, वो सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, आने वाला जो 5 साल है, हम 2025 में बैठे हैं, यहाँ से 30 तक का टाइम पीरियड लें, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह दशा है, चाहे हमारा जो जुपिटर हो, चाहे हमारा सैटर्न हो, चाहे हमारे राहु केतु का जो ट्रांजिट्स है, ये मेक्श्योर करेगा कि स्पिरिचुअलिटी या उससे जुड़ा हुआ बिजनेस ये अपने आप में सिग्निफिकेंट ग्रो करेगा। ये अपने आप में एक ऐसी कैटेगरी बनेगा जिसमें लोग इसका लोहा मानेंगे, भाई यहाँ बिजनेस बन सकता है। सर बहुत बड़ा एग्जांपल सही तो समय पे एस्ट्रो टॉक में वो भी कवर करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ये पूछना चाह रहा था, हम जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग में बातचीत करना चाहते हैं, हमने एक लिस्ट ऑफ बिजनेस बनाया कि ये लिस्ट ऑफ बिजनेस इस राशि के साथ सेट होते हैं, बट कुछ क्या बिजनेस कैटेगरी ऐसी भी हैं जिसको करना ही नहीं चाहिए? देखिए, मैं इसको आंसर करूँगा। सबसे पहले आपके सवाल को करेक्ट कर देते हैं। देखिए, जब हम राशि की बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अधूरा होता है। जब हम इंसान, जैसे हम पहले इंसान के शरीर की बात कर लेते हैं। जब हम किसी इंसान के शरीर की बात करते हैं तो उसकी आँख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, हाथ हो गए, पाँव हो गए, सबको जब एक साथ लाते हैं तब वो इंसान बनता है। सिर्फ किसी एक अंग को लेकर अगर हम चर्चा करें तो वो इंसान पूरा नहीं है। वैसे ही हमारी कुंडली है। हमारे पूरे के पूरे कुंडली के 12 के 12 भाव, सारी की सारी राशियाँ, सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र एक सिस्टम के रूप में, एक शरीर के रूप में, तो उनको पूरे एक शरीर के रूप में ही एनालिसिस करना जरूरी है। जब हम राशि की बात करते हैं ना, तो हमने सिर्फ उसके एक हिस्से को पकड़ा। जैसे एक इंसान के कान को ले लें, उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो बोलचाल की भाषा में या फिर वीडियो की भाषा में बहुत पॉपुलर हो गया, बट वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, वो एक कम्प्रिहेंसिव तरीका नहीं है। क्वेश्चन रिफ्रेम ये हो गया कि हम जब कुंडली को पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद भी क्या आपने कोई ऐसे सेट ऑफ बिजनेस देखे कि ये बिजनेस कभी भी या किसी भी ऐसा नहीं होगा, उसके लिए नहीं फलित हो? देखिए, अगर वो बिजनेस है, उसमें पैसे बनने तो कोई ना कोई तो बनाएगा ना। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो किसी को सूट नहीं करेगा। किसी ना किसी को तो सूट करेगा, तभी तो वो बिजनेस है। तो बिल्कुल ऐसा कभी कोई बिजनेस नहीं होगा। टेररिज्म का भी बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस, उसको भी काफी लोग वही कह रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से मारने से भी मतलब बिजनेस लोगों का फल रहा है। देखिए, रियल में बिजनेस है ना, उससे आपका वेपन्स और ये सब चीजें। एक बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, 2 चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ। कोई भी चीज़ जो अनएथिकल है, इमोरल है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। हो सकता है वो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल एग्जिस्ट कर जाए, बट कभी ना कभी उसका वो नियति का चक्का घूमेगा एंड द पनिशमेंट विल कम। तो ये ज़रूर है कि हम इसको बिजनेस को बाय द बुक एथिकली और मोरली रन करें। ये सबसे बड़ा टेक अवे। क्योंकि जब एक सिंपल एग्जांपल है, और जब हम चकाचौंध की बात करते हैं, हम सब लोगों ने यूज भी किया होगा ब्लू स्मार्ट कैब। एक अगर आज से 3-4 महीने पहले की बात करें तो बहुत लोगों के लिए मतलब वो प्राइम पहला ऐप हुआ करता था, उसको हम यूज करते थे। आज अगर देखें तो वो है ही नहीं। क्यों? कि कहीं ना कहीं जो एथिकल बाउंड्री ऑफ बिजनेसेस थे वो कोलैप्स कर गए। अब वो सही थे, गलत थे, इसका फैसला अदालत करेगा, लेकिन जो एथिकल बाउंडेशंस था वो कोलैप्स किया, बिजनेस कोलैप्स किया। एक और चीज़ यहाँ ऐड करूँगा, जो अभी जो हम जिस ग्रह दशा में बैठे हैं, जो शनि देव और गुरुदेव की जो स्थिति है, जितने अनएथिकल बिजनेसेस हैं सबका हिसाब होगा। या तो खुद कोलैप्स कर जाएंगे या फिर गवर्नमेंट डंडा मार के उनका हिसाब करेगी। तो जो अभी भी सुन रहे हैं ना, जो अनएथिकली बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके लिए घंटी बच चुकी है, बंद कर दीजिए, नया बिजनेस ढूंढो। आपके पास 18 महीने हैं, अपने हिसाब किताब को सही कर लीजिए, और नहीं तो शनि देव का डंडा बजने को तैयार पड़ा है। बहुत बड़ा एग्जांपल है, नोएडा एक टाइम पे मतलब स्कैम का हब हो गया था। कॉल सेंटर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसके थ्रू से स्कैम हो रहा था। रियल एस्टेट देख लो या कुछ भी देख लो। Yes. नोएडा की इमेज तो रियल एस्टेट के मामले में भी
अब जाके इम्प्रूव हुई है, क्योंकि बंद हुई हैं बहुत सारी कंपनीज जो कि आप कह रहे हो कि वो कहीं ना कहीं वो नियति का जो डंडा है वो उन पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। आई गेस हमने इस पॉडकास्ट में आई गेस बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे डिस्कशन किया एंड मुझे लगता है लोगों को काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे रिलेटेड टू बिजनेस, क्योंकि हमने कोशिश की है, देखिए जितना भी कॉन्टेक्स्ट लिया गया है उस कॉन्टेक्स्ट का कहीं ना कहीं जो क्रक्स है वो क्रक्स ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एथिकली आपको अपने Yes. बिजनेस को रन करना है। अगर आप एथिकली अपने बिजनेस को रन कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपको पॉजिटिविटी देगा। और यस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करके डे 1 से चलना चाहते हो, वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। जिस तरीके से हम लोग एक डॉक्टर से गाइडेंस लेते हैं, हमेशा से ये बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसी तरीके से अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को आगे रन करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हम आपको अपने एक्सपर्ट्स की राय जरूर लेनी चाहिए, जिसके लिए आप हमारे गेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सर की काफ़ी सारी वीडियोस तो ऑलरेडी, जैसे आपको बताया, जो आज के हमारे गेस्ट हैं ऑलरेडी एक फेमस गेस्ट हैं, और जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है सर का चैनल और सर की सारी और अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं स्पेसिफिक, या आप कुछ रिकमेंडेशन बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, तो प्लीज़ सर। अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं कुछ गाइड या रिकमेंडेशन देना चाहूँ, 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और ये मैं आपको कॉन्टेम्प्रेरी अभी की बात से कर रहा हूँ। जो भी आपका बिजनेस का रेवेन्यू है या जो प्रॉफिट है, आप अपने माइंड से उसका 1% किसी भी सोशल कॉज में कमिट कर दें। ये जो आपका सोशल कमिटमेंट है, आज की तारीख में जिस समय जो शनिदेव की स्थिति है और जो गुरुदेव की स्थिति है, ये आपके बिजनेस के लिए कुशन के रूप में काम करेगा। सबसे पहला चीज़ तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, अभी ग्रह दशा बता रहा है कि भाई आपको चीज़ें इवॉल्व करनी है। तो जिन तरीके से आप बिजनेस रन करते आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ अपग्रेड आया है, कुछ इवोल्यूशंस आया है, तो बिना देरी किए उसको सीख लीजिए, उसको इवॉल्व कर लीजिए। यही 2 बिजनेस के लिए ग्रह दशाओं का लर्निंग है आज की तारीख में, अगले 12 महीने के लिए। लर्निंग तो आई गेस इस पॉडकास्ट से भरपूर लोगों को मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी वैल्यू ऐड की। आज आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, सिद्धार्थ एस कुमार के नाम से। आप इनको इनके चैनल को या यूट्यूब पे इनको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स, क्योंकि आधे घंटे के पॉडकास्ट में सब कुछ शेयर करना बहुत ही मुश्किल है, बट हमने कोशिश की है जितना हम बेस्ट से बेस्ट नॉलेज डिस्कशन कर सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पॉडकास्ट जी, थैंक यू।